एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज का टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाली हूँ एक ऐसी डिवाइस के बारे में, इसको हम डिवाइस तो नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। आपने देखा ही होगा, आपकी कॉलोनियों में लगे होते हैं, कहीं चक्की के पास या बहुत सारी जगह पे, इवन हमारे घर पे जो टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, इन सारी चीजों में छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर यानी कि परिणामित्र जो आपके सिलेबस में है, प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत, इसकी संरचना कैसी होती है, ये कितने प्रकार का होता है, ये किस सिद्धांत पे आधारित है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं, ये सारी चीजें हमें आज समझनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में कहा जाता है बेटा परिणामित्र। अगर क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे कि परिणामित्र क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ने पे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जाते ही नहीं है कि एक पेपर में आपके इंग्लिश में भी लिखा होता है, हम वहां पे भी देख लें, नहीं होता है ना। तो इसका हिंदी नाम भी याद रखो और इंग्लिश भी, क्योंकि आगे जाकर जब आप इसके सिद्धांत का सूत्र निकालोगे तो उस सूत्र को कहा जाता है परिणमन अनुपात का सूत्र। तो आपसे वो नहीं बनेगा फिर। तो स्टार्ट करें। डायग्राम कैसा बनाया है मैडम ने, पहले कमेंट करके बताओ। बड़ी मेहनत लगी मेरे को इस डायग्राम को बनाने में। आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर और मुझे इसी को एक्सप्लेन करना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें बना के पूछेगा आपसे। या तो पूछेगा ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसकी संरचना को समझाइए, या फिर पूछ सकता है ट्रांसफॉर्मर के प्रकारों को समझाइए, कितने प्रकार का होता है, या फिर ये इसकी संरचना पूछ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। इतने सारे क्वेश्चन है। तो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन समझते हैं पहले कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि किसकी बात हो रही है, एसी की। ठीक है, एसी को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, बढ़ाने या कम करने का, यानी कि घटाने का कार्य करता है। अगर आपसे इसकी वर्किंग पूछी जाए कि क्या काम करता है ट्रांसफॉर्मर, तो या तो ये एसी को बढ़ा देगा या घटा देगा। तो एक लाइन आपको यहाँ से याद रखनी है बेटा कि ये जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ये केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा वाली सर्किट के साथ लगाए जाते हैं। डिस्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के साथ ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त नहीं होते। उसका रीजन है, जो डायरेक्ट करंट होता है वो तो उसका तो उत्पादन होता है, जैसे कि जनरेटर जो है वो डायरेक्ट करंट बनाता है, उसके साथ ट्रांसफॉर्मर लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाई वोल्टेज बनाएगा ही नहीं कि हमको उस वोल्टेज को कम या ज्यादा करना पड़े। लेकिन जो बड़े बड़े मतलब विद्युत उत्पादन केंद्र है ना, जहाँ पे एनर्जी बन रही है, जहाँ पर विद्युत का उत्पादन हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, उतनी मात्रा में अगर सीधे सप्लाई हमारे घरों में दे दी गई तो क्या होगा, सारी डिवाइसेस उड़ जाएंगी, पॉसिबल नहीं है। तो जहां जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में बिजली को पहुंचाने के लिए जगह जगह पर जो यंत्र लगे होते हैं ना, उन्हीं का नाम है क्या, ट्रांसफॉर्मर। और इन्हें हमेशा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट के साथ ही लगाया जाता है। मतलब ऐसे विद्युत परिपथ जहां हमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करनी है, हम वहां पे किसका यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके सिद्धांत की, ठीक है, कि ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसकी वर्किंग जो है वो कैसे होती है, संरचना जो मैंने बनाई हूँ वो मैं अभी आती हूँ, समझेंगे कि ये यहाँ मैडम ने क्या क्या बना दिया। उसके पहले एक और काम की बात समझ ले कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे आधारित है। तो यह बेटा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। एक घटना होती है स्वप्रेरण और दूसरी होती है अन्योन्य प्रेरण। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है,
इसकी सीमा मैंने अभी आपको बता दी कि ये सिर्फ एसी सर्किट के साथ यूज होता है, डीसी के साथ नहीं यूज होता। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर में आप लिख लो कि भैया ट्रांसफार्मर जो है वो केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, दिष्ट धारा के साथ इन यंत्रों का यूज नहीं होता। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम बात करते हैं बेटा ट्रांसफार्मर की संरचना की, कि इसमें होता क्या क्या है, आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये जो आपको चारों तरफ ब्लैक ब्लैक पट्टियां दिखाई दे रही हैं, आपने चौकोन ऐसी पट्टियां काटी लोहे की। ठीक है, पतली पतली, ये पूरा एरिया भरा भरा रहता है। ठीक है, एक पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, आप इसको बोलोगे कि लोहे की पतली चक्ति हमने काटी हुई है, मोटी चौकोन, बीच वाला ये एरिया पूरा खाली है और ये पूरा चौकोन एरिया भरा हुआ है। ठीक है, ऐसी ढेर सारी चक्ति को लेकर हमने उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक चिपका दिया। ठीक है, तो ऐसी ढेर सारी चक्ति को एक के ऊपर एक के ऊपर एक चिपका के एक मोटी लेयर तैयार की जाती है बेटा, और इस मोटी लेयर को बोला जाता है पटलिद क्रोड। ठीक है, इस संरचना को बोला जाता है पटलिद क्रोड, जो कि काय का बना होता है, लोहे की चक्तियों का। ये जो आपको चारों तरफ ब्लैक लेयरिंग आवरण दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है पटलिद क्रोड, जो लोहे की पट्टियों को काट काट कर एक के ऊपर एक चिपका कर तैयार की जाती है, जिसका बीच वाला ये एरिया पूरा खाली है, पूरा फुल्ली खाली, वहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे और इसमें क्या क्या होता है, तो देखो ऊपर ऊपर की तरफ ये जो मैंने निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज बनाया है, इधर से आप इस ट्रांसफार्मर को करंट दोगे। ठीक है, जो सप्लाई है इनपुट की वो इधर से है, मतलब जो भी प्रत्यावर्ती धारा है वो दी गई किसको, ट्रांसफार्मर को। अब ये ट्रांसफार्मर या तो इस धारा को बढ़ा देगा या फिर इस धारा को घटा देगा, डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा ट्रांसफार्मर बनाया है। लेकिन पहले उसके पहले समझो, जहां से हम एसी वोल्टेज देते हैं वहां पे फिर आगे पटलित क्रोड के चारों तरफ ढेर सारे तांबे के तारों को लपेट कर हम यहाँ पे कुंडली तैयार करते हैं। ये जो है बेटा, यहाँ पे आपने तांबे के तारों को लपेटा है, जहां से आपने निवेशी वोल्टेज दिया है, इसको कहा जाता है बेटा क्या, प्राथमिक कुंडली। क्या नाम है इसका, प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी कुंडली। प्राथमिक कुंडली हमने कैसे तैयार की है, तो तांबे के तार को क्रोड के ऊपर ऐसे लपेट दिए और कुंडली तैयार हो गई। दूसरा, नीचे की तरफ ये गैप खाली है, फिर नीचे की तरफ वापस से हमने ढेर सारे तारों को लपेटा, फिर से की कुंडली तैयार किए, इसको कहा जाता है बेटा, इनको कहा जाता है कौन सी कुंडली, द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली जो है, इस द्वितीयक कुंडली से आगे हमें फिर आउटपुट वोल्टेज, जो बढ़ा हुआ मान है धारा का या घटा हुआ मान है, वो मिल जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है बेटा इसमें पटलित क्रोड। ठीक है, क्या होता है, पटलित क्रोड। कैसे तैयार किया आपने पटलित क्रोड, तो कहानी भी सुन लो। लोहे की पतली पतली पट्टियों को काट कर उन्हें आपस में चिपका कर एक मोटा लोहे का आवरण तैयार किए हैं, ताकि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर पाए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर पाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो यंत्र है ये डिपेंड कर रहा है किस पर, अन्योन्य प्रेरण पर। आपने डायरेक्ट ऐसे धारा मतलब तार नहीं जोड़ दिए कि यहाँ धारा प्रवाहित की है, वायर के थ्रू दूसरी तरफ धारा पहुंच गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम क्या उत्पन्न कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और उसी मैग्नेटिक फील्ड का काम होगा कि ये आगे धारा का मान बढ़ा के देगा या घटा के देगा, मतलब एसी का वोल्टेज जो है वो बढ़ा हुआ प्राप्त होगा या फिर घटा हुआ। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करेगा वो, कि यहाँ पे आपने ये जो फील्ड तैयार किए हो वो कैसे तैयार किए हो। ठीक है, अब पटलित क्रोड हमने लोहे की चक्तियों को तैयार कर दिए बना के। दूसरा इसमें क्या है मेन बेटा, दूसरा इसमें है प्राथमिक कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली। और अगली जो संरचना है वो कौन सी कुंडली है, जो अगली हमें मिली है वो कौन सी कुंडली है, द्वितीयक कुंडली। ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है क्या, ट्रांसफार्मर।
चाहे प्राथमिक कुंडली हो या द्वितीयक कुंडली हो, दोनों ही कुंडली को लोहे के क्रूट के ऊपर तांबे के तारों को लपेटकर, ऊपर भी तार लपेटे हो, नीचे भी तार लपेटे हो, और लपेट कर ही आपने क्या तैयार किए हो, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियां तैयार किए हो। अब ये जो आपने तार लपेटे हो ना, ये तार कैसे लपेटे हो, इनकी संख्या कितनी है, तार पतला है या मोटा है, इस आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। अब हम समझेंगे क्या ट्रांसफॉर्मर के प्रकार। अभी तक मैंने आपको तीन बातें बता दी, क्या क्या, कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसकी डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ लेता है बेटा कि ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला आपसे पूछ सकता है संरचना। तो संरचना की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मर के तीन मुख्य भाग होते हैं। एक होता है बेटा पटलित क्रोड, दूसरा होता है प्राथमिक कुंडली और तीसरा होता है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तीन भागों से मिलकर बना हुआ होता है ट्रांसफॉर्मर। आगे हम बात करें किसकी, ट्रांसफॉर्मर के प्रकार की। तो ट्रांसफॉर्मर बेटा दो प्रकार का होता है। ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, तो पहला होता है बेटा अपचाई ट्रांसफॉर्मर। फर्स्ट इज, पहला जो है वो है क्या, अपचाई ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। सेकंड इज उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। एक होता है अपचाई और दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। अपचाई ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, जो कि वोल्टेज को कम कर देगा। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक है, there are two types of transformer, first is step down and second is step up। अब मैडम इनको भी एक्सप्लेन कर दो। यहाँ तक अगर पहुंच गए हो और चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी ही कर देना। मैं आखिरी में बोलती हूँ, आखिरी तक आप लोग देखते नहीं हो और फिर भाग जाते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और इफ यू आर कैपेबल तो हमें सपोर्ट भी करो, है ना, कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो इतना आप गुरु दक्षिणा तो हमें दे ही सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो यही कर दो कि क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ कंटेंट को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। अब वापस आओ टॉपिक पर। क्या बोला मैंने कि ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपचाई और दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहला ट्रांसफॉर्मर बनाया है, उससे समझिए। अगर हम देखो, बीच का कॉन्सेप्ट सेम है कि आपने पटलित क्रोड तैयार किया लोहे की चकतियों को चिपकाकर। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राथमिक कुंडली में पतले तारों का यूज करें और पतले तारों की संख्या कैसी रखें, ज्यादा रखें, और द्वितीय कुंडली में हम मोटा तांबे का तार यूज करें और मोटे तांबे के तार में हम क्या करें, फेरों की संख्या कम कर दें। कहाँ थे हम जब आप क्या बोलते से अपचाई ट्रांसफार्मर बनाओगे तो क्या होगा और उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाओगे तो क्या होगा, उसको समझ रहे थे। अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर में हम अगर प्राथमिक कुंडली में तार पतला यूज करें तांबे का, लेकिन फेरों की संख्या को हम बढ़ा दें। दिख रहे हैं आपको बेटा, 1 2 3 4 5 6 फेरे लिए हैं मैंने ऊपर। नीचे आओ, हम तांबे का तार थोड़ा सा मोटा कर दें लेकिन फेरों की संख्या कम कर दें। ऊपर 6 थे, यहाँ मैडम ने 4 ही बनाई है, फेरों की संख्या क्या हो गई, कम। तो जब आप फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में ज्यादा रखते हैं और द्वितीय कुंडली में कम रखते हैं, तो इस प्रकार जो ट्रांसफॉर्मर बनाया जाता है इसे कहा जाता है बेटा अपचाई ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं इसे, अपचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कैसे बनाया, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखिए, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रखिए। अब इसका रीजन भी सुन लीजिए क्यों। जो अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है ना, अपचाई ट्रांसफॉर्मर में बेटा हम क्या करते हैं,
आपने इसको धारा दिए निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज जितना भी दिया हो, अपचाई ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को कम कर देगा। क्या किया, अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है, लेकिन धारा की जो स्पीड है, जिसको हम बोलेंगे धारा की प्रबलता, इसे बेटा ये बढ़ा देता है, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इसलिए जब आप इसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हो तो वोल्टेज को ये धीरे से क्या करेगा, कम, क्योंकि इधर फेरे ज्यादा है, इधर फेरे कम है, वोल्टेज को क्या कर दिया, कम। लेकिन धारा की जो प्रबलता है उसे ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इस प्रकार हमने जो ट्रांसफार्मर तैयार किया वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर। अब इसका उल्टा कर दीजिए। अब आपको क्या करना है बेटा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ऊंचाई की बात करें अगर, तो ऊंचाई में, अब मैं इनके डायग्राम बनाती हूँ। अपचाई ट्रांसफार्मर आपके सामने बना हुआ है, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखिए, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम कर दीजिए। तो इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर बनेगा उसे कहा जाता है बेटा अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये है अपचाई ट्रांसफार्मर। आगे क्या करना है आपको, आगे इसका उल्टा कर दो। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बहुत कम है, लेकिन द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दो। कैसे, तो प्राथमिक कुंडली में तार मोटे लो, फेरे दूर दूर, और द्वितीय कुंडली में तार पतला लो, फेरे पास पास लपेट दो। तो इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर बनेगा उसे कहा जाता है बेटा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं इसे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर के अगर हम प्रकार को देखें तो कुंडली में फेरों की संख्या के आधार पर कि फेरों की संख्या प्राइमरी में कितनी होगी, सेकेंडरी में कितनी होगी, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपचाई और दूसरा होता है ऊंचाई। अब इनकी डेफिनेशन जो आपको लिखनी है, अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, इसलिए अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देते हैं लेकिन धारा की प्रबलता यानी कि स्पीड को बढ़ा देते हैं। आप जब ये देखोगे अपने मोहल्ले पड़ोस में, अपनी कॉलोनी में, या अपने आसपास जो पावर स्टेशन है वहां पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बेटा वो अपचाई ट्रांसफार्मर ही होते हैं। अब जो जहाँ पे बड़े बड़े पावर स्टेशन है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा मात्रा में बन रही है, वहां पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगे होते हैं क्योंकि इनको बहुत अधिक दूर भेजना होता है, ठीक है, पावर को। तो उस जगह पे बस कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऊंचाई, क्योंकि जितनी मात्रा में बिजली बनी है पूरी की पूरी इनको देके आगे भेजना है। मतलब वोल्टेज को क्या करना है, वोल्टेज को इन्हें बढ़ाना है और धारा की जो स्पीड है वो थोड़ी सी क्या करनी है, कम, ठीक है। स्पीड कम क्यों करेंगे, तो स्पीड कम करने से क्या होगा, जितनी भी वायर्स के थ्रू धारा आगे के ट्रांसफार्मर तक पहुंचेगी तो वो वायर एकदम से गर्म नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, जो जगह जगह कॉलोनियों में हमारे आसपास जितने भी आपने ट्रांसफार्मर देखे हो लगे होते हैं ना, वे सारे के सारे कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, अपचाई। ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वोल्टेज को बेटा ये कम कर देते हैं और धारा की प्रबलता को बढ़ा देते हैं, ताकि हमारे घरों के उपयोग के लायक जो 220 वोल्ट का करंट है लगभग जो हमारे घरों में यूज होता है, उतना करंट आपको क्या हो, आसानी से मिल जाए। ज्यादा वोल्टेज बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया तो उससे भी नुकसान होता है घरों में। तो इस नुकसान से बचने के लिए जगह जगह पर कौन से ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा वाला कौन सा था बेटा, ऊंचाई, जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम। इसका उल्टा डायग्राम बनाना आप, इधर कम फेरे बनाना, इधर ज्यादा फेरे बनाना, तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऊंचाई। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है और धारा की प्रबलता को कम कर देता है। तो जो वोल्टेज को बढ़ा दे और धारा की प्रबलता को कम कर दे वो है बेटा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को कम कर दे लेकिन धारा की प्रबलता को बढ़ा दे
वो है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है, पर्टिकुलर इस टॉपिक से, वो है उच्चाई और अपचाई ट्रांसफॉर्मर में अंतर। इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखने के लिए पूछेगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं। क्या? अपचाई ट्रांसफॉर्मर जो है वो ये है। इसमें मैंने आपको क्या बताया? अपचाई ट्रांसफॉर्मर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान कम कर देते हैं। ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जब ये निर्गत के रूप में देते हैं, आउटपुट के रूप में देते हैं, तब ये वोल्टेज को कम कर देते हैं। और जो उच्चाई ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये आउटपुट वोल्टेज का मान बढ़ा देते हैं। दूसरा, अपचाई में लिखोगे ये धारा की प्रबलता को बढ़ा देते हैं, उच्चाई में लिखोगे ये धारा की प्रबलता को कम कर देते हैं। तीसरा, अपचाई में आप लिखेंगे कि इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। उच्चाई में लिखेंगे आप प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। और आगे और भी अगर आपको अंतर बना के लिखने हो तो आप इनके तार की मोटाई को भी अंतर बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ाया है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसे किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसके साथ, आगे ये किस सिद्धांत पे आधारित है, इसकी संरचना मतलब इसमें क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? पटलित क्रोड होता है, प्राथमिक कुंडली होती है जिसमें इनपुट देते हैं हम, मतलब धारा आएगी। द्वितीय कुंडली होती है जो बाहर आउटपुट देती है, मतलब जहां से धारा आगे जाएगी। इस प्रकार इन तीनों चीजों से मिलकर ही बना होता है कौन? ट्रांसफॉर्मर। इसे हिंदी में परिणामित्र भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, कार्य विधि के आधार पर, संरचना के आधार पर, फेरों की संख्या के आधार पर, सबके आधार पर बेटा ट्रांसफॉर्मर के दो प्रकार हैं, उच्चाई और अपचाई। ये जो मैंने सामने बनाया है अभी, ये है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। इसका उल्टा डायग्राम बना देना, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम कर देना, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देना, तो जो ट्रांसफॉर्मर बनेगा वो होगा कौन सा ट्रांसफॉर्मर? उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। आई होप ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा अभी तक। ठीक है, एक और चीज जो हम इसी के साथ समझ सकते हैं वो है बेटा ट्रांसफॉर्मर में होने वाली ऊर्जा हानि। अलग से पूछा जाता है आपसे कि ट्रांसफॉर्मर में होने वाली ऊर्जा हानि और उसके निवारण को समझाइए, तो क्या वो भी आज ही समझ लें? बिल्कुल, एग्जाम आ रहे हैं, ज्यादा आपको डिले नहीं करना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन सी ऊर्जा हानि होती है। जब भी किसी परिपथ में या किसी संयंत्र में हम धारा को प्रवाहित करें ना कुछ वहां पे लॉस हमारा होना ही होना है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में जितने टाइप के भी लॉसेस होते हैं, जितनी टाइप की भी एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा की हानि होती है, हमें उनको समझना है और फिर उनका हम निवारण कैसे कर सकते हैं उसको। इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, वो है ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत का सूत्र। जो सिद्धांत आपने इसका देखा है, इस सिद्धांत का सूत्र के रूप में सिद्धांत की स्थापना कीजिए या ट्रांसफॉर्मर के लिए परिणमन अनुपात का सूत्र निकालिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम इसके बाद समझेंगे। अभी पहले समझते हैं ऊर्जा हानि और उसके निवारण। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मर में होने वाली ऊर्जा हानि और उसके निवारण। इसमें पहली जो हानि होती है फर्स्ट, वो होती है बेटा ताम्र हानि। और ये होती कैसे है पहले वो समझिए। ठीक है, ताम्र हानि, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है आप इसमें एक तरफ धारा दोगे, दूसरी तरफ आउटपुट के रूप में आपको धारा मिलेगी। ठीक है, जब भी हम ट्रांसफॉर्मर को प्रत्यावर्ती धारा देते हैं ना, तो जितनी भी ऊर्जा देते हैं हमें हमेशा आउटपुट के रूप में ऊर्जा की मात्रा कम ही मिलती है। ठीक है, क्या बोला? ध्यान से एक एक लाइन को सुनिएगा। ट्रांसफॉर्मर में जब भी प्राथमिक कुंडली को ऊर्जा दी जाती है, मतलब आप धारा दे रहे हो, तो द्वितीय कुंडली से ऑलवेज आपको जो ऊर्जा मिलती है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि
वो जो ऊर्जा है, जितनी मात्रा दी गई थी और जितनी मात्रा मिली है, उसमें जो अंतर आ रहा है ना, कि कमी हो जा रही है ऊर्जा की, वो कमी को ही कहा जाता है बेटा ऊर्जा हानि। और ये हानि बहुत सारे कारणों से हो सकती है, जिसमें से पहला है ताम्र हानि। अब ताम्र हानि किससे रिलेट करते हुए समझेंगे? जो तांबे के तार हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर दोनों तरफ तांबे के तारों को लपेटा है। आप तांबे के तार जो ऊपर हैं उनको ही आप क्या दे रहे हो? प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हो। और ये धारा फिर कहाँ पहुंच रही है? द्वितीयक कुंडली तक पहुंच रही है। तो हो क्या रहा है, धारा का कुछ भाग इन तारों को ऊष्मा देने में, यानी कि गर्म करने में इनको व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है। अब जब आपने इनको विद्युत धारा दी, प्राथमिक कुंडली को आपने धारा दिए हो, तो तार क्या हो रहे हैं? गर्म हो रहे हैं। अब जब धारा द्वितीय कुंडली तक पहुंची तो वापस इन तारों को भी हमें क्या करना होगा? गर्म करना होगा। तो इस प्रकार धारा का बहुत सारा हिस्सा जो है इन तांबे के तारों को गर्म करने में वेस्ट हो जा रहा है। ऐसा तब होगा जब हम दोनों तारों का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग लेंगे, ठीक है। अलग अलग लेने में क्या होगा, एक तार को आपने बहुत सारी मात्रा में धारा दे दिए, लेकिन आगे जो तारों का द्रव्यमान है वो कम है, तो उतनी मात्रा में धारा सामने पहुंच पाएगी क्या? नहीं। तो कुछ वहीं पर थोड़े समय के लिए रुकी रहेगी, और जब रुकी रहेगी तो क्या होगा? तांबे के तार गर्म होंगे, और गर्म होंगे तो ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में व्यर्थ होगी, ठीक है। तो इस प्रकार तांबे के तारों को गर्म करने के लिए जो ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि हो रही है, इसको ताम्र हानि या कॉपर लॉस कहते हैं। ताम्र हानि या कॉपर लॉस कहते हैं। और इस हानि से बचने के लिए, इस हानि से बचने के लिए जो तांबे के तार हैं, उन तांबे के तार का जो द्रव्यमान है बेटा, तांबे के तार का द्रव्यमान वो समान रखा जाता है। भले ही आप फेरों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन द्रव्यमान यानी कि उनके वेट, उनकी मात्रा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तार आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान आपको कैसा लेना है? समान, जिससे कि ताम्र हानि से बचा जा सके, ठीक है। अब पहला वाला समझ में आ गया कि हम तारों को क्या बोलते से धारा दे रहे हैं, विद्युत धारा, तो आप ऊर्जा दे रहे हो। ऊर्जा इन तारों को गर्म करने में थोड़ी मात्रा में ऊष्मा के रूप में वेस्ट चली जाती है, और इस दोष से बचने के लिए हम क्या करते हैं? तारों का द्रव्यमान समान लेते हैं। दूसरी हानि होती है बेटा, दूसरी जो मेन हानि है वो होती है शैथिल्य हानि, ठीक है। दूसरी हानि है शैथिल्य हानि। अब ये शैथिल्य हानि क्या है मैडम? चूंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रहे हैं, और जो आपने चारों तरफ एक फील्ड निर्मित की है, वो कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। लोहे का पूरा क्रोड लिया है, चकतों के रूप में उसको जमा के आपने यहाँ पे रखा है। तो क्या कर रहे हैं? चूंकि हम ट्रांसफार्मर को कौन सी धारा दे रहे हैं? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट। और अल्टरनेट करंट हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है। अल्टरनेट करंट यानी कि एसी, एक बार श्रृंग एक बार गर्त, एक बार श्रृंग एक बार गर्त। तो जब ऐसा चक्र चलेगा तो क्रोड एक बार चुंबकित होगा। जब ये वाला चक्र चलेगा तो क्रोड एक बार विचुंबकित, मतलब एक बार चुंबकित, फिर एक बार विचुंबकित, फिर एक बार चुंबकित, फिर एक बार विचुंबकित। और ये वाली जो क्या बोलते इससे दिक्कत है वो यहाँ पे बनेगी बार बार, क्योंकि हम धारा कौन सी दे रहे हैं? प्रत्यावर्ती धारा। चूंकि हम ट्रांसफार्मर को प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हैं, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज मतलब अल्टरनेट करंट, और अल्टरनेट करंट देने के कारण क्रोड जो है वो लोहे का है, और ये क्रोड बार बार पहले चुंबकित होगा, फिर विचुंबकित होगा, फिर चुंबकित मतलब चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ, फिर थोड़े समय के लिए रह गया, फिर उत्पन्न हुआ, फिर रह गया। ऐसा कर करके हम कुछ ऊर्जा यहाँ इसको गर्म करने में ऊष्मा के रूप में वेस्ट कर देंगे। और इस हानि से बचने के लिए, शैथिल्य हानि समझ में आया? क्रोड बार बार चुंबकित और विचुंबकित हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। और गर्म करने के लिए क्या लगती है? ऊर्जा लगती है। और ऊर्जा यहाँ पे सिर्फ क्या है? विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा अगर क्रोड को गर्म करने में वेस्ट होगी तो जितनी मात्रा में आउटपुट में मिलनी चाहिए उतनी मिलेगी क्या? नहीं। तो क्रोड के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण
प्रत्यावर्ती धारा का बहुत सारा हिस्सा इस क्रोड को गर्म करने में ऊष्मा के रूप में वेस्ट हो जाता है, और इसके निवारण के लिए हम जो यहाँ पे क्रोड प्रयोग करते हैं बेटा, वो पतला होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पतला। और कैसा होता है, तो वो नर्म लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। इसका निवारण यही है कि हमें नर्म लोहे का क्रोड प्रयोग करना है। ठीक है, नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करते हैं। अब अगला कौन सा दोष है मैडम? तो बेटा एक हो गई ताम्र हानि, एक हो गई शैथिल्य हानि। ये आपको लिखना है। एक होती है ताम्र, दूसरी होती है शैथिल्य हानि। अब अगली हानि कौन सी है, पहले आप कमेंट करके बताओ। अगली जो हानि है वो होती है बेटा कौन सी हानि? लौह हानि। एक और हानि है जो कि है लौह हानि, और अगली है बेटा चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। तो ये 4 प्रकार की हानियां किसी भी ट्रांसफार्मर को ऊर्जा देने पर, जब आउटपुट के रूप में आपको ऊर्जा मिलेगी यानी कि धारा मिलेगी, तब उत्पन्न होती है। अब लौह हानि क्या है? तो चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है और क्रोड बार बार चुंबकित और विचुंबकित हो रहा है, तो यहाँ पे बेटा भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। और भंवर धाराएं आपको पता होगा क्या होती है, उस कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। अब जब आप धारा दोगे तो फिर से कि भंवर धाराओं के प्रभाव के कारण जब ये इधर आगे धारा को नहीं बढ़ने देगी ना, तो यहाँ पर उत्पन्न भंवर धाराएं धारा को थोड़े समय के लिए इधर ही रोक के रखेंगी, और जब धारा रुकी हुई है तो फिर यहाँ का जो एरिया है लोहे का है वो कैसा होगा? गर्म होगा। तो भंवर धाराओं के प्रभाव के कारण ये जो लोहे का क्रोड है ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इन धाराओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए निवारण ये है कि क्रोड को पटलित बनाओ। पटलित मतलब छोटी छोटी सी चकतियां एक दूसरे के ऊपर जोड़ो वार्निश या कुछ के भी थ्रू, और क्रोड पटलित क्रोड का प्रयोग करो तो भंवर धाराओं का प्रभाव थोड़ा सा कम किया जा सकता है, जिससे कि लौह हानि से बचा जा सकता है। ठीक है, और अगला है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। तो ज्यादातर ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा बंद रखा जाता है पैक्ड, ताकि यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो बाहर ना जाए। तो इस प्रकार 1 2 3 4 ताम्र हानि, शैथिल्य हानि, लौह हानि और चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, इतनी 4 प्रकार की हानियां जो है वो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के रूप में उत्पन्न होती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट ट्रांसफार्मर क्या है, ये किस सिद्धांत पे आधारित है, कमेंट करके बताओ जल्दी से कौन से सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर आधारित है। फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है, इसमें क्या क्या होता है, पूरे पार्ट्स मैंने आपको बताए। आगे मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने हैं, और जस्ट अभी फिनिश किया है कि ट्रांसफार्मर में कितने टाइप की ऊर्जा हानि होती है। कौन कौन सी ऊर्जा हानि होती है वो भी फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। आई होप ये जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर, आज जितना भी हमने समझा ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिणमन अनुपात का सूत्र, उसको मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगी। बहुत आसान है, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ के आना है उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर दोनों को। दोनों में फेरों की संख्या आपको याद रहनी चाहिए कैसे कैसे होती है। आपको इनपुट देना है, आउटपुट आपको मिलेगा, कब वोल्टेज बढ़ेगा, कब कम होगा, कब धारा की प्रबलता बढ़ेगी, कब कम होगी, आपको पता होना चाहिए। और जब आप परिणमन अनुपात का सूत्र निकाल लोगे तो उससे हम एक डेरिवेशन संख्यात्मक प्रश्न भी करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना। और मैडम का फेस अगर थोड़ा सा सीरियस लग रहा हो तो जो जो मैं बोलती हूँ ना उसको फॉलो करो। अब तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज्यादा टाइम नहीं है अब एग्जाम में। कुछ स्टेट में तो एग्जाम स्टार्ट भी हो गए हैं बेटा, एमपी में अभी रह गए हैं, अभी स्टार्ट होने में टाइम है। 25 फरवरी से आप लोगों के पेपर हैं, और तब तक क्या ऐसे ही पढ़ते रहोगे? फास्ट अप करो थोड़ा सा, है ना। अच्छा रिजल्ट चाहिए हमें।
तो जितना बोला है सब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, एंड इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। विद स्माइल, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।